हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं वेयर हाउसिंग। कस्टम एक्ट चला हुआ है अपना। कस्टम के अंदर वेयर हाउसिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का एग्जाम के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी मेन मेन चीज़ें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। वेयर हाउसिंग मतलब कस्टम स्टेशन पे वेयर हाउस बनाए रहते हैं, ठीक है ना। जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हम गुड्स या तो अपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराते हैं, ठीक है ना, या फिर हम उसको वेयर हाउस में वहां रखवा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कुछ बातें। तो कुछ बातें जो वेयर हाउसिंग के अंदर आपको पता होनी चाहिए, मेन मेन वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सबसे पहली चीज, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री हमें पेश करनी होती है जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। होम कंजम्पशन के लिए अगर क्लियर करते हैं तो ठीक है। इसको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी बोलते हैं, ये भी साथ में याद रखना। इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, अगर हम वेयर हाउस में रखवाएंगे तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करनी पड़ेगी फॉर वेयर हाउसिंग के लिए, और इसको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और तो उसको ना बॉन्ड भी भर के देना होता है, ठीक है। तो बॉन्ड कितना होता है? बॉन्ड का टाइम भी आपको पता होना चाहिए। 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। जो भी कस्टम ड्यूटी है उसका 3 गुना आपको बॉन्ड भर के देना होता है कि बंदा भाग भाग ना जाए, इसलिए। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको? कितने टाइम तक सामान रख सकते हैं वेयर हाउस के अंदर। तो मैक्सिमम 1 साल का टाइम होता है, 1 साल अलाउड है आपको वेयर हाउस के अंदर आप सामान रख सकते हैं। मान लो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में अगर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सामान को, तो दोनों वेयर हाउस का टाइम मिला के 1 साल तक ही होएगा। याद रखना, अलग अलग एक एक साल नहीं है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज याद रखना। रेट ऑफ एक्सचेंज जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जिस रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू निकालेंगे, उस रेट का कौन सा रेट होता है वो, ठीक है। डेट इनटू, इनटू वर्ड है यहाँ पे, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जब हमने प्रेजेंट की होगी, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जब प्रेजेंट करते हैं, उस दिन देखना पड़ेगा कि क्या रेट दे रखा, उस रेट पर हम वैल्यू को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, राइट। रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेंगे, कस्टम ड्यूटी क्या रहेगी, ठीक है ना। तो रेट ऑफ ड्यूटी कैसे लेते हैं हम? बेसिक कस्टम ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी कैसे लेते हैं? याद रखना, लास्ट डेट ऑन विच गुड शुड हैव बीन रिमूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, मान लो ऑर्डर डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, ठीक है ना, उसके बाद कितना टाइम अलाउड हुआ है, वो टाइम कब एक्सपायर हो रहा है, उसे बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ, ठीक है ना, लास्ट डेट, ठीक है, जिस दिन तक हमें गुड्स रिमूव कर लेना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और अच्छे से आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इसके अलावा दूसरी जो चीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछी जाती है, इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। इंटरेस्ट नॉर्मली आपको एग्जाम में हमेशा आता है, इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। पहले तो पता होना चाहिए इंटरेस्ट किस रेट पे निकलता है। 15% पर एनम किस पे निकलता है? पहले जो हमने ऊपर अमाउंट निकाला था ना कस्टम ड्यूटी का, उसके ऊपर निकलता है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो हमने ऊपर कस्टम ड्यूटी निकाली होगी, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, 15% इंटरेस्ट रेट निकलेगा। ये कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, अमाउंट ऑफ ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है उसमें और भी जो SWF सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह भी जो मतलब अलग से 10% ऐड होता है, वो भी इंक्लूडेड होता है। तो 15% का रेट किस पे लगता है? अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो हम निकालेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, उसके ऊपर 15% इंटू में टाइम। अब टाइम नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको देखना डेट ऑफ ऑर्डर क्या है। डेट ऑफ ऑर्डर में आप 90 डेज ऐड कर लो, उसके नेक्स्ट डेट से उसके नेक्स्ट डेट जो है उससे लेके, और कब आपने पेमेंट कर दिया, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, यानी क्लियर क्या है, ठीक है ना। तो उस वहां तक के नंबर ऑफ डेज आपको लेने हैं, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करने भी वाले। तो ये 7 पॉइंट आपको लिख लेने हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर बात। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग स्टडी मैट के करेंगे। तो आप लोग स्टडी मैट निकाल लेंगे, पेज नंबर 6.26 पेज नंबर है ये, 6.26 पेज नंबर निकाल लेंगे, और उसके सारे के सारे जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं टेस्ट योर नॉलेज का, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन हमें आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ के जाना चाहिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज मैंने अभी बताया था ना, 90 डेज जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 90 डेज अंडर द सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस गुड्स, ठीक है ना, कमेंट फ्रॉम, ठीक है ना, कमेंट्स फ्रॉम द डेट ऑन विच एन इनटू बिल ऑफ एंट्री इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इज प्रेजेंट। गलत है ये तो, क्योंकि डेट कौन सी लेते हैं हम? इनटू बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेशन वाली नहीं लेते, डेट हम लेते हैं डेट ऑफ ऑर्डर वाली डेट। तो वैलिडिटी क्या है? इनवैलिड है,
ठीक है ना, और इंटरेस्ट वाली बात लिख देंगे इसके अंदर। तो चलिए इसका आंसर क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। तो क्या है जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है ना। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि डेट ऑफ ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, इनटू बिल ऑफ एंट्री नहीं लेते हैं, क्लियर है। और फिर ये इंटरेस्ट वाली बात लिख देना आप, इंटरेस्ट का रेट 15% और टाइम मैंने आपको बताया था कब से कब तक। आप डेट ऑफ जो डेट ऑफ ऑर्डर है उसके में 90 डेज जोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक, ये वाली बात आप लिख देना, बस बन गया क्वेश्चन पूरा का पूरा, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, इफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एंड वेयर हाउस गुड्स, मतलब हमने गुड्स वेयर हाउस कर दिया है, वेयर हाउस में रख दिया है और उसके बाद उस पर मैन्युफैक्चरिंग किया है, ठीक है ना, एंड द फिनिश गुड्स प्रोडक्ट आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, देन appropriate duty of the customs should be levied on the quantity of warehouse goods contained in the waste or refuse arising out of such manufacturing process। ये ठीक लिखी हुई है, import duty shall be charged on, ठीक है ना, quantity of warehouse, import duty shall be charged on, ये याद कर लेना, import duty shall be charged on quantity of warehouse, ये पूरी लाइन लिख देना। तो वैलिडिटी मतलब, ठीक है ना, कि ये पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल वैलिड है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट आपको क्या लिखना है ये देख सकते हैं आप। तो वैलिड है, सेक्शन 65 लगता है इसके ऊपर। सेक्शन 65 लेज डाउन दैट इफ द फिनिश प्रोडक्ट अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेयर हाउस, ठीक है ना, आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, इंपोर्ट ड्यूटी वुड बी चार्ज ऑन क्वांटिटी ऑफ, वो ये लिख रखा है जो वहां पे था, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको अलग से किसी पेज पे लिख के रट लेना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। एनिमरेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच गुड्स आर कंसिडर्ड टू हैव बीन रिमूव्ड इम्प्रॉपरली फ्रॉम द वेयर हाउस, यानी कि जब गुड्स हम वेयर हाउस में रखते हैं तो ये कह रहा है कि बताओ कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस है कि जब आप वेयर हाउस गुड्स को वहां से निकालते हो तो इम्प्रॉपर क्या माना जाएगा कि रिमूव किया आपने, गलत तरीके से रिमूव किया। तो यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये आपको याद करने हैं, ये 3 चीजें एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सब वी आर इन सीए फाइनल, तो यहाँ पे एक हमसे एक लैंग्वेज की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि भाई हम लोग लैंग्वेज भी वही लिखेंगे थ्योरी में, है ना, तो तभी नंबर मिलते हैं। तो सेक्शन 72 है पहली बात तो इसका, और सर्कमस्टांसिस कौन कौन से बता रखी है, 3 है। वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स, कोई भी वेयर हाउस गुड्स जो वेयर हाउस में रख रखा है, आर रिमूव्ड, रिमूव किया गया फ्रॉम ए वेयर हाउस, वेयर हाउस से हमने उसको हटाया, रिमूव किया, इन कॉन्ट्रावेंशन, और हमने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया किसका, सेक्शन 71 का, बस इतना याद रखना। सेक्शन 72 पे लग रहा है इसके ऊपर, और सेक्शन 72 में ये बातें बता रखी है, और सेक्शन 71 के कॉन्ट्रावेंशन करके अगर हमने रिमूव किया तो एक सर्कमस्टांसिस तो ये होगा। दूसरा, वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स हैव नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम ए वेयर हाउस एट द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग विच सच गुड्स आर परमिटेड अंडर सेक्शन 61। तो हमने बात की थी, ठीक है ना, मान लो डेट ऑफ ऑर्डर से लेके 4 महीने का टाइम दे दिया, तो 4 महीने के अंदर अंदर उसको क्या कर लेना चाहिए, वहां से रिमूव कर लेना चाहिए, पर नहीं किया तो वो भी इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा अगर उसके बाद करते तो। वेयर एनी गुड्स in respect of which a bond has been executed under section 59 which have not been cleared for home consumption, तो याद रखना ऐसा कोई भी गुड्स जिसके लिए हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है 59 सेक्शन के अंदर वाला, ठीक है ना, तो ये एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मेनली कि जो ज्यादातर जो चीज आती है वो आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से आता है, इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, जबकि आप कोई भी बुक उठाओगे, ठीक है ना, तो उस बुक के अंदर हो सकता है आपको 5, 10, 20 क्वेश्चन दे रखे हों, डेफिनेटली दे रखे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आरटीपीज के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर और भी चीज इंक्लूड होते हैं, लेकिन मेनली वे क्वेश्चन आप देखोगे तो इसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ठीक है ना। मैंने भी, ठीक है, एक बुक से क्वेश्चन किए तो उस बुक के अंदर क्या था ना, ये क्वेश्चन तो दे ही रखा होता, क्योंकि वो लोग स्टडी मेट के क्वेश्चन तो डालते हैं ही, लेकिन अब उन्होंने एक आरटीपी का क्वेश्चन डाल रखा था, एक एग्जाम का क्वेश्चन डाल रखा था, वो दोनों इसके सेम टू सेम थे, बस नाम बदल रखा था, डेट बदल रखी थी। तो हम इससे अच्छा है कि 4-5 क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन ढंग से ना कर ले, तो हम लोग ये ढंग से क्वेश्चन करेंगे, ये स्टडी मेट का है। तो क्वेश्चन क्या है, विपुल नाम का कोई बंदा है, ठीक है ना, विपुल इंपोर्टेड सर्टन गुड्स, मई का महीना, ठीक है ना, मई में उसने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, एन इनटू बिल ऑफ एंट्री का प्रेजेंट किया है 14 मई। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनटू बिल ऑफ एंट्री जब प्रेजेंट करते हैं 14 मई, उसी डेट का हम रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, नीचे दे रखा है रेट ऑफ एक्सचेंज, तो 14 मई को रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है ये, तो याद रखना ये लेंगे, ठीक है ना। ये कहां पे जरूरत होती है मैं आपको बताऊंगा। गुड्स वर क्लियर फॉर पार्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, एसेसेबल वैल्यू, ये एसेसेबल वैल्यू देखो डॉलर में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, क्लियर है, ठीक है ना, और ये सीबीआईसी वाला होता है, पता है 65.20। तो क्या करेंगे, जो एसेसेबल वैल्यू दे रखी है 1 लाख, उसको इससे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे इंडियन रुपीज में, पहला काम तो ये होता है, क्लियर है।
आगे ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर कब है? 21 में डेट ऑफ ऑर्डर, और डेट ऑफ ऑर्डर के बाद यहाँ पे अलाउड है, ठीक है, क्या अलाउड है कि 4 महीने के लिए, तो 4 महीने अलाउड है, ठीक है ना। तो 4 महीने के कब एक्सपायर हो जाते हैं? 21 मई से लेके 21 मई के बाद गिनो, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 21 सितंबर को 4 महीने एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट डेट देख लो कि जब आपके डेट एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपके नंबर ऑफ डेज कब एक्सपायर हो जाते हैं? 21, ठीक है ना, 21 सितंबर को एक्सपायर हो रहे हैं, तो उस डेट की बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको लेनी है। क्या लेनी है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। अच्छा, बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रखी है और आपको ये नहीं दे रखा है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन के अंदर कि भाई SWS, जैसे इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा है, तो ना सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो आपको हमेशा लेना ही लेना है, ये बात ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हमने निकाली ली है, इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट हमें पता लग गया है, 21 सितंबर वाला लेना है, जो डेट ऑफ ऑर्डर के बाद जो टाइम पीरियड अलाउड होता है ना, ठीक है, परमिट होता है कि भाई हाँ इतने दिन तक वेयर हाउस में रख सकते हो, 10%, तो 10% इसके ऊपर 10% लगा दिया, ये आ गया। साथ में SWS जोड़ दो 10%, ये SWS इस पे नहीं निकलता है, इस पे निकलता है, याद रखना, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे, ये आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों का टोटल कर दो, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस SWS, तो इनका टोटल आ गया ये, क्लियर है। और अब हमसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी पूछ रखा है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ ऑर्डर देख लो कब है, 21 मई, तो 21 मई से 90 डेज जोड़ दो उसमें, अगर आप 21 में 90 डेज जोड़ोगे, उसके बाद, ठीक है ना, आप देखो कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है, तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है, क्लियर हुआ है, गुड्स डेट ऑफ पेमेंट है 14 अक्टूबर, तो उसके बाद आप देख लो, ठीक है ना, कि 90 डेज 21 दिन में 90 डेज जोड़ दो, ठीक है ना, और फिर उसके बाद देखो कि कितने दिन बचे हैं, तो यहाँ पे अगस्त के 12 दिन लेने हैं, सितंबर के 30 डेज लेने हैं, और अक्टूबर के 14 दिन लेने हैं, जो कि यहाँ डेट दे रखी है, ठीक है, 14 दिन लेने हैं, और इन सबको प्लस करोगे 56। तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे ऊपर हमने जो निकाली है टोटल ड्यूटी, ये लिख लो, रेट 15% होता है, ये आपको पता ही है, नंबर ऑफ डेज 56 डिवाइड बाई 36, 365, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ये दोनों चीजें निकाल लेनी है, क्लियर है। हालांकि इसमें नोट भी लिखने हैं आप, इसमें 3-4 है ना नोट जरूर लिख के आना, 3-4 नोट जरूर लिख के आना। कौन कौन से नोट लिखने होते हैं? रेट ऑफ एक्सचेंज का नोट लिख देना, ठीक है ना, इसके अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी कौन सी डेट पे लिया, लास्ट डेट ऑफ, ये वाली बात लिख देना, इसके अलावा इंटरेस्ट वाली बात लिख देना, ये 3 नोट जरूर लिखना है इसके अंदर, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। और ये 2 काम करने हैं, 2 काम ये और 3 नोट, तब जाके इसके नंबर मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी निकाल रखी है इसने, तो आप भी निकाल लेना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो पहले ये निकाल दिया 1 लाख से, वो सब मल्टीप्लाई करके टोटल कस्टम ड्यूटी सब इसने निकाल दिया। इसके बाद तुरंत इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देना, कोई बात नहीं, ये रही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, नंबर ऑफ डेज वगैरह सब निकाल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देना साथ में। फिर 3 नोट दिखा देना, नोट कौन कौन से? नोट नंबर 1, ये मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ एक्सचेंज पे दिखा देना। दूसरा नोट किस पे दिखाना है, ठीक है ना, रेट ऑफ ड्यूटी, जो अपने बेसिक कस्टम ड्यूटी किस रेट कैसे लिए उसकी बात पे। फिर इंटरेस्ट ऑन जो इंटरेस्ट का रेट है 15%, वो बता देना, टाइम पीरियड कब से कब तक कैलकुलेट करते हैं, ये बात है, ये 3 नोट बता देना, आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, चलिए मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो स्टडी मैट का हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट स्टडी मैट के अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आइए चलते हैं। BL लिमिटेड, ठीक है ना, इंपोर्टेड सुपर कैरोसिन ऑयल, एक कंपनी है, उसने कैरोसिन ऑयल इंपोर्ट किया है, स्टोर्ड इन द वेयरहाउस में रख दिया है कस्टम्स में। एन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन वाज फाइल्ड, ड्यूअली वाज पेड एज पर द रेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ सच बिल ऑफ एंट्री, ऑर्डर फॉर द क्लियरेंस पास, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ड्यूटी पे कर दी गई, सारे काम हो गए। ऑन द अकाउंट ऑफ हाईली, ठीक है ना, कम्बुटेबल, ठीक है ना, नेचर ऑफ द SKO, मतलब कैरोसिन ऑयल वगैरह की थोड़ा सा होता है ना, रिस्की मामला होता है। इंपोर्टर मेड एन एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन लगा दी, जिसने इंपोर्ट किया है कंपनी ने, टू परमिट स्टोरेज ऑफ सच कैरोसिन ऑयल, जब तक बेचते नहीं हम इसको, कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ पे रख ले, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है रख लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये है, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन अलाउड कर दी गई है, हाउएवर रेट ऑफ ड्यूटी इंक्रीज हो गई है बाद में। अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो रेट ऑफ ड्यूटी इंक्रीज हुई है वो भी दो आप हमें, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, ठीक है ना, क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेदर इट विल सक्सीड, कौन, कंपनी चैलेंज कर रही है उसको, यस कंपनी विल सक्सीड, ठीक है ना। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल रखा है कि इट इज नॉट ए वेयर हाउस गुड्स, ठीक है ना, द गुड्स, ठीक है ना, ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड ऑलरेडी, ठीक है ना, एंड नाउ द ड्यूटी इंक्रीज ऑन सच गुड्स, वेयर हाउस गुड्स, सच गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड एज वेयर हाउस गुड्स, ठीक है ना। तो मतलब वो उसको बस एट द रिक्वेस्ट पे रखा गया है, ठीक है ना, तो ड्यूटी व्यूटी सब पे हो चुका है, तो इसका मतलब नहीं। और इसके ऊपर एक सेक्शन और अप्लीकेबल होता है, वो सेक्शन भी आप चाहे तो वो सेक्शन की बातें भी आप लिख सकते हो, सेक्शन 49,
तो पहले तो आप लिख देना यस कंपनी विल सक्सीड, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक केस का नाम लिख देना, ठीक है ना, और फिर ये बात लिख देना, ठीक है ना, क्या, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात मैंने बोली है कि ये कस्टम नॉट ट्रीटेड एज वेयर हाउस गुड्स, ठीक है ना, इंपोर्टर विल नॉट रिक्वायर टू पे एनीथिंग मोर, और सेक्शन 49 में सेम बात लिख रखी है। सेक्शन 49 ऑफ द कस्टम एक्ट 1949, ठीक है ना, क्या कहता है, इंपोर्टेड गुड्स एंटर्ड इनटू द फॉर द होम कंजम्पशन इफ स्टोर्स इन द वेयर हाउस और इन द प्राइवेट वेयर हाउस, ठीक है ना, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर ने एप्लीकेशन लगा दी है, इफ द सेम कैन नॉट बी क्लियर्ड फॉर रीजनेबल टाइम shall not be deemed to be warehouse goods for the purpose of this act, accordingly the provision of chapter 9, ठीक है ना, shall not be applied of such goods। मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज रेट से कुल मिलाकर सिंपल तरीके से ड्यूटी नहीं पे की जाएगी, बात खत्म, ठीक है ना, ये मतलब है। आई होप क्लियर है, 5 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है ना। इससे पहले बैगेज का मैंने पूरा डिटेल में बैगेज के ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिटेल बचा देगा, आपको पूरा एक एक पॉइंट पढ़ने से बचा देंगे ये चीज़ें, और फिर डिटेल में आप ये क्वेश्चंस कर लेना है। क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करने का एक ही तरीका है कि भाई या तो पहली बार तो आप जरूर हर एक क्वेश्चन हाथ से निकालें, मैं ये कहूँगा, स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लिख लें या फिर उसका फोटो मोबाइल में रख के आप कहीं बाहर जा रहे हैं, उसको बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन को कमजोर कर देना, क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन बार बार करना है, या फिर बार बार आप वीडियो देख सकते हैं मेरे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नए चैप्टर मिलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रिवीजन वीडियो डालूँ, मैंने सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का भी कंप्लीट सिलेबस डाल दिया है, थ्योरी प्लस में सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर कंप्लीट थ्योरी डाल दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, और मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है ना। तो मैंने वो नोट्स बनाए थे, मेरी आदत है हमेशा से कि जब भी मैं पेपर देता हूँ तो मैं कभी भी अपने नोट्स बनाता हूँ हमेशा, उससे कई बेनिफिट होते हैं। एक तो बेनिफिट ये होता है कि वो नोट्स अगर मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मुझे नॉलेज भी डीपली होता है, ठीक है, मेरे से तो ऐसे ही पड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।